पहला बोर्ड का एग्जाम है। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम होगा आपका बोर्ड का, वो जो है 12th बोर्ड का, HSC बोर्ड का एग्जाम। तो हमारे 10वीं टोटल हमारे 10 पेपर्स होते हैं। कितने पेपर्स होते हैं? टोटल 10 पेपर होते हैं। 600 नंबर आपके लिए, 600 मार्क्स के लिए। कम से कम अगर आपको पास होना है, सिर्फ पास होना बोल रहा हूं, टॉपर नहीं, पास होना है तो 35% मार्क्स आपको लाने जरूरी है, तब जाकर आप पास होंगे। 35% आपको पता है कि सिर्फ उर्दू और इंग्लिश यही 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। ये बताओ उसके बाद के जितनी भी पेपर होते हैं आज तो 50-50 मार्क्स के पेपर होते हैं। चलो यहाँ पर देखते हैं हम अंग्रेजी व उर्दू 80 मार्क्स के जो हमारे एक्सटर्नल पेपर होते हैं, जो बोर्ड के एग्जाम जो शुरू हो रहे हैं 18 तारीख से, टाइम टेबल पूरा है बताऊंगा मैं, तो वो 80 मार्क्स के लिए होते हैं। और जो हमारे ओरल्स है, प्रैक्टिकल्स है, प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, वो होते हैं 20 मार्क्स के, जिसको इंटरनल बोलते हैं। तो ये है सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू का मामला। उसके बाद में जो बाकी के 8 पेपर बच जाते हैं वो होते हैं 40 मार्क्स के लिए, जिसमें से जो 10 मार्क्स होता है वो होते हैं इंटरनल के लिए, ओरल हो गए, प्रैक्टिकल वगैरह के लिए। ऐसे इस तरह से 50 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होता है। और उसी तरह से अंग्रेजी और उर्दू जो होते हैं 100 मार्क्स के लिए होते हैं। और टोटल इन तमाम को कंबाइन अगर करें तो 600 मार्क्स के हमारे पेपर होते हैं। तो ये टाइम टेबल आप तक पहुंच गया होगा, नहीं पहुंचा तो हम पहुंचा देंगे किस तरह से पेपर होने वाले हैं, कौन कौन सी तारीख और इनका टाइमिंग क्या रहेगा। जो 2 पेपर रहेंगे हमारे, 2 पेपर, एक है उर्दू का और 27 फरवरी को है अंग्रेजी का। इनका टाइम थोड़ा चेंज है, इसकी तैयारी से आना। एक है 11 से 2 बजे तक और जो दूसरा है वो भी है 11 से 2। बाकी तमाम जो पेपर है वो 11 से 1 मतलब 2 घंटे के हैं। कितने घंटे हैं? 2 घंटे के। बाकी जो 2 पेपर है वो टोटल 3 घंटे के हैं। तो इसकी तैयारी से आप जरूर आए। तकरीबन देखेंगे अगर हम तो 20 फरवरी को पहला पेपर है जो उर्दू का है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज का है। उसके बाद में मराठी का है और मतलब तीनों जो पेपर है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लैंग्वेज के हैं। उसके बाद में जो थर्ड पेपर है वो इसका है, इंग्लिश का है। फिर हिंदी है और इसमें कई सारे गैप भी है। तो इन गैप का आपको भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि अभी जो आपने साल भर पढ़ाई किए उसका भरपूर आप उस पढ़ाई को रिवीजन आप कर सकते हैं इन गैप्स के अंदर। देखेंगे अगर 27 फरवरी से इंग्लिश के पेपर जो तकरीबन सब बच्चे समझते हैं कि हार्ड जाता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, उसमें काफी बड़ा गैप है। 23 से लेकर 24, 25, 26 और 27 के दिन पेपर, 3 से 4 दिन का गैप है। अगर आप फोकस के साथ पढ़ाई करें तो इस गैप का भरपूर इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त का आप भरपूर इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में हर पेपर में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन और कुछ पेपर ऐसे हैं जिसमें बहुत ज्यादा गैप भी है, उसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस तरह से हमारे पेपर होंगे। आखिरी पेपर होगा हमारा 18 मार्च को। कब होगा? 18 मार्च के लिए। चलो अब देखेंगे हम कि किस तरह से हमको टाइम टेबल बनाना है पेपर की स्टडी के लिए, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम पेपर देने के लिए आए तो हम पास तो हो सकते हैं पर अच्छे नंबर से पास नहीं हो सकते हैं। और अगर हमारी पढ़ाई नहीं रही तो हम डर के मारे जो है पेपर में फेल भी हो सकते हैं। जो हमारा पूरा रिवीजन है वो ठीक से नहीं हुआ होगा, क्योंकि इसलिए हम डायरेक्ट आ गए। तो हमेशा क्या करना है, पेपर से पहले पढ़कर आना है। अभी ज्यादा दिन नहीं बचे, तकरीबन 20 दिन आपके पास है, तो इस 20 दिन का भरपूर इस्तेमाल करें। चलो देखिए क्या करना है, रोजाना में टाइम टेबल बनाना है। फिलहाल तकरीबन ये 20 दिन के लिए खेलना कूदना बंद कर दो और पढ़ाई से लग जाओ। तो आपको रोजाना का टाइम टेबल बनाना है। लिखने की मुसलसल कोशिश और मशक करना है। कई बच्चे जो है उनकी राइटिंग खराब है, उनको लिखते नहीं आता, ज्यादा जो है वो लिखते हैं तो उनके हाथ दर्द करते हैं। तो आपके पास अभी तकरीबन 20 दिन है, तो आपको मशक करना है। लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं, चाहे आपको आता है पर लिखेंगे नहीं तो फेल हो सकते हैं, कम नंबर आप हासिल आप कर सकते हैं। तो लिखने की जरूर मशक करें। और तमाम टीचर्स ने, मैंने खुद ने और कई सारे टीचर्स ने आपको पिछले 5 साल के पेपर्स दिए। कितने साल के पेपर दिए? 5 साल के पेपर, 5 बार निकाले, कुछ पीडीएफ निकाले, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिए हल करने के लिए, कि आप अगर वो 5 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर हल कर देंगे तो तकरीबन 70 से 80%, अगर आपने हल कर दिया 70 से 80% आपका कवर हो जाता है। क्योंकि जो है क्वेश्चन इन 5 साल के पेपर में लगभग रिपीट होते हैं।
तो अगर आपने पिछले 5 साल के पेपर हल कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपकी 70 से 80% पढ़ाई आसानी के साथ हो जाएगी। और लगभग मुझे लगता है कि तमाम बच्चों ने ये पेपर हल कर चुके हैं। कुछ बच्चे रहे हुए हैं, 20 दिन है, उसको हल करो और हम तक पहुंचा दो, फिर हम उसको चेक करके आपको बता देंगे कि आपने कहाँ गलती की। और वो पेपर हम आपको देखकर हल करने के लिए बोल रहे हैं, पढ़ाई करके या देख कर कि आप कहाँ गलती करें, कहाँ मिस्टेक करें, किस तरह से आपको जो है पेपर लिखना है। उसके बाद में आखिरी महीना सिर्फ दोहराएंगे, तो हमारा चल रहा है आखिरी महीना हम पूरा सिलेबस को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे। अब चलो देखते हैं, जो ये 10 मार्क्स होते हैं ये आपके हाथों में होते हैं। किसके हाथ में होते हैं? आपके हाथों में। बिल्कुल आसानी से आप ये 10 मार्क्स ले सकते हैं। मैं पहले से स्टार्टिंग से आपको बोलते आ रहा हूँ और तमाम टीचर बोलते आ रहे हैं कि 10 मार्क्स और उर्दू इंग्लिश के 20 मार्क्स आपके हाथों में होते हैं। तमाम 8 सब्जेक्ट के 10 और 20 मार्क्स किस काय के लिए? असाइनमेंट के लिए। आपको असाइनमेंट दिए जाते हैं, आपको जो है बयान से कंप्लीट करने के लिए दिए जाते हैं। उसके बाद में ओरल्स होते हैं, तो ओरल की भी आपको तैयारी करना है। बड़ी स्ट्रिक्ट ओरल होंगे और ओरल की तैयारी क्या करेंगे? हम किताबों के अंदर से, बयास के अंदर से टीचर्स आएंगे, आपको बैठाएंगे सामने और आपके ओरल लेंगे। उसकी बुनियाद पर आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल वक्त पर आए और वक्त पर दे। आपके अभी प्रोजेक्ट कई टीचरों ने जमा कर लिए, कुछ के बाकी है, कुछ बच्चों ने दिए नहीं दिए, तो जल्दी से जल्द प्रोजेक्ट आपके जमा करिए। और प्रैक्टिकल का शेड्यूल आप तक पहुंच चुका है, बहुत जल्द प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल पे अब्सेंट रहे नहीं, जरा सा भी अगर आप अब्सेंट रहे, कोताही किए, टाइम टेबल आपको पता नहीं, तो आपके जो सब्जेक्ट के 10 मार्क्स है वो चले जाएंगे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा फिर पास करने के लिए, अच्छे नंबरात के लिए। तो अच्छे बच्चे भी और जो बच्चे कमजोर है वो भी ध्यान दें, प्रैक्टिकल और ओरल के 10 मार्क्स हमारे हाथ के मार्क्स है, इसको जरूर आप लें। उसके बाद में आता है इम्तिहान के दिन। अब ये तो तमाम चीजें, पढ़ाई किस तरह से करना है हमको, टाइम टेबल किस तरह से बनाना है, प्रैक्टिकल में किस तरह से आना है, वक्त पर आना, तमाम चीजें होगी। अब इम्तिहान के दिन का हमको ख्याल जरूर रखना है। इम्तिहान के दिन हमको क्या करना है? कई सारे बच्चे डरते हैं, उनके पास शेड्यूल नहीं होता, रिक्शा वगैरह का इंतजाम नहीं होता, साइकिल से आते, पैदल से आते, माता पिता को पता ही नहीं होता कि एग्जाम इनका है। तो ये तमाम चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है? पहले से तैयारी करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो दूर दराज इलाके से बच्चे आते हैं वो तकरीबन पेपर तक अपनी रिक्शा लगा ले। क्या कर ले? कम से कम पेपर तक अपनी रिक्शा लगा ले और आने जाने का सही से इंतजाम कर ले। क्योंकि अगर आप पे इंतजाम ठीक ढंग से नहीं हुआ आने जाने का और कुछ मुश्किलात पेश आई तो पेपर आपका जा सकता है। साल भर आप आए, रेगुलर है, पर एक दिन पेपर गया तो पूरा साल आपका बर्बाद। तो आपको कोशिश क्या करना है? तकरीबन 30 मिनट एग्जाम, 30 मिनट पहले आपको कहां पर आना है? स्कूल में हाजिर रहना है। बेल बजेंगी, आपको आधे घंटे पहले पूरी चेकिंग के साथ, वीडियोग्राफी के साथ, सीसीटीवी के अंदर आपको कहां पर आना है? स्कूल कैंपस के अंदर आना है। आपकी चेकिंग होंगी। अगर आप एक्स्ट्रा साजो सामान लाते हैं, बताऊंगा कौन कौन सा सामान लाना है और कौन सा नहीं लाना है। जैसे कई एक्स्ट्रा सामान लाते हैं, किताबें लाते हैं, डायमंड लाते हैं, तो उसको घर पे ही रखना है। तमाम चीजें चेकिंग होकर जो है डस्टबिन में फेंकी जाएंगी। तो 30 मिनट पहले आपको क्या करना है? एग्जाम के लिए स्कूल में आना है। और इससे पहले आप निकल सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से, जो जितनी ज्यादा दूर है उसके हिसाब से वो निकल सकता है। 30 मिनट पहले आपको स्कूल में लिया जाएगा। आपको साथ क्या क्या लाना है? सबसे बड़ी चीज है हमारा स्कूल का आईडी कार्ड और हॉल टिकट। देखो इस तरह से आपको आईडी कार्ड तमाम बच्चों को दिया गया है। इसकी लेमिनेशन कर लीजिए, अपने पास संभाल कर रख लीजिए, इसकी जेरॉक्स कर लीजिए। ये हमको साथ में लाना है। और तमाम बच्चों के पास आईडी कार्ड तो मौजूद है। ये आईडी कार्ड इस तरह से हमारा आईडी कार्ड मौजूद है। अगर किसी का गुम हो गया होगा, नहीं होगा, तो प्रोविजनल आईडी कार्ड वो बना सकता है अपने क्लास टीचर से, वो बनाकर दे देंगे तुमको। पर ये दोनों चीजें कंपलसरी है, आईडी कार्ड और हॉल टिकट, ये साथ में आपको लाजमी लाना है। और इनके अलावा ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको साथ में लाना है, उसको यहाँ पर देखेंगे। जो आपको एग्जाम हॉल में ले जाने की इजाजत है, इसके अलावा क्या, इसमें क्या लाना है आपको? सबसे पहले अपना सादा कंपोस्ट बॉक्स। ऐसा कंपोस्ट बॉक्स लाइए जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसके अंदर सब कुछ दिखता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कंपोस्ट बॉक्स के अंदर कुछ ना कुछ मटेरियल लाते हैं, तो ऐसा ना कीजिए। अगर बोर्ड की गाड़ी आई या चेकिंग हुई तो कंपास बॉक्स वगैरह सब कुछ चेक होंगे, उसमें आपका वक्त जाएगा। क्योंकि एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी है वक्त।
वक्त जितना ज्यादा आपके पास रहेगा उतना अच्छा और उतने सही तरीके से आप पेपर लिखेंगे। तो कंपास बॉक्स लाना है आपको और तकरीबन 2 पेन आपको लाना है, ऐसे पेन जिसका इस्तेमाल आप साल भर से कर रहे हैं, जिससे आप फैमिलियर है पेन इस्तेमाल करने के लिए, जो कंपनी का आप इस्तेमाल करते हैं हमेशा वही पेन लाए तो एग्जाम में सही ढंग से आप लिखेंगे। अगर नई ब्रांड का नई कंपनी का आपने कुछ ला लिए पेन वगैरह तो आपको तकलीफ देगी, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2 बॉल पेन लाए, वो भी ज्यादा मैं बोलूं तो आपको नीले कलर का पेन का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे या फिर नीले ही कलर का पेन से आप पूरा का पूरा पेपर लिखेंगे। तो आपको 2 बॉल पेन लाना है, वो भी पॉइंट वाली। जेल पेन अवॉइड करें, इंक पेन अवॉइड करें, बॉल पेन लाएंगे वो भी ब्लू कलर का। उसके बाद में गर्मी का मौसम रहेगा, पसीना वगैरह आएगा और कई सारी चीजों के लिए आपको रुमाल लाना है साथ में। क्या लाना है? रुमाल लाना है। सादा पानी बोतल अगर रोजा नहीं है तो पानी की बोतल साथ में लाना है, वरना बाहर पानी के लिए जाएंगे। उसके बाद में चप्पल या सादा स्लीपर, जो चप्पल है हमारी नॉर्मल जूते मोजे वगैरह पहनकर आ रहे हैं, अजीब कपड़े पहनकर आ रहे हैं तो इसको अवॉइड करें, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपको जूते मोजे तक उतारने के लिए बोलेंगे और उसकी भी चेकिंग हुई। तो सादे चप्पल वगैरह आपने पहने तो चेकिंग का कोई तो इस तरह से आपको चप्पल पहनना है या फिर सादी स्लीपर पहनना है, कंफर्ट भी रहेंगे और चेकिंग का कोई डर नहीं रहेंगे। तमाम चीजें आपको साथ में लाना है। और एक जरूरी चीज है पैड, पैड भी आपको लाना है, क्योंकि कई जो है हमारे बेंचेस थोड़े खुरदुरे हैं, खराब हो चुके हैं, तो पैड पे सही ढंग से लिखा जाता है। पैड भी ट्रांसपेरेंट लाएंगे तो बेहतर रहेगा, वही लाना है ताकि जो है पैड की भी चेकिंग ना हो। और कौन कौन सी चीजें नहीं लाना है, अवॉइड करना है, तमाम चीजों को घर पे रखना। बैग ये इसको साथ में हमारे लाना नहीं है। उसके बाद में कोई किस्म की किताब 21 गाइड डायमंड चीट्स ये तमाम चीजें आपको साथ में नहीं लाना है। नोट्स हमारी जो बयाजे है नोट्स वगैरह वो भी साथ में नहीं लाना है। और कई सारे बच्चे लाते हैं साथ में मोबाइल फोन। मोबाइल फोन अगर बच्चों के पास में पकड़ा गया तो वो सीधा, चाहे वो कुछ कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, वो सीधा डिपार हो जाता है। वो क्या हो जाता है? सीधा डिपार हो जाता है, मतलब उसका पेपर चला जाता है। एक पेपर गया मतलब 11वीं में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मोबाइल आप सीधे घर पर रखकर आएंगे, उसको हाथ नहीं लगाएंगे। उसके बाद में बच्चे, आजकल फैशन है, ट्रेंड है स्मार्ट वॉच का। स्मार्ट वॉच एक मोबाइल की ही शक्ल है, स्मार्ट वॉच भी पकड़ी गई तो इसी सूरत में आप जो है पेपर आपका जा सकता है। कोई भी डिजिटल सामान जैसे हेडफोन कैलकुलेटर वगैरह आप साथ में नहीं लाएंगे। ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखो। अगर ये पकड़ा गया तो ये जमा हो जाएंगी, फिर आपको मिलेंगी नहीं मिलेंगी वो हम डिसाइड करेंगे। तमाम चीज़ें जमा हो जाएंगी गेट के ऊपर ही। उसके बाद में तमाम बच्चे फैशनेबल यूनिफॉर्म तो नहीं पहनते, सोचते हैं कि फैशनेबल चीज़ें पहनकर आएंगे, कोई मना नहीं करेगा। तो ऐसे कपड़े पहनना है हमको जो बिल्कुल कंफर्ट हो, जिसमें हम 3 घंटे बड़ी आसानी के साथ में बैठ सके, और वैसे कपड़े सिर्फ और सिर्फ हमारा यूनिफॉर्म है। अब इम्तिहान हॉल में आपको कैसे बैठना है? इम्तिहान हॉल में आपको बैठना है बिल्कुल खामोशी के साथ। देखिए ये एक इमेज है जिसमें खामोशी से एक बेंच के ऊपर एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर लिख रहा है और सुपरवाइजर उस पर ध्यान दे रहा है। और एक जो है यहाँ पर कई कैमरा लगा हुआ रहेगा जो AI पावर्ड रहेगा। अगर आपने थोड़ी सी भी हलचल करे, पीछे मुड़े, कॉपी करने की कोशिश किए तो वो पकड़ लेगा और आपको जो है आपकी कंप्लेंट वहां से सब देखेंगे, कब पकड़ लेंगे और आपके सीट नंबर वहां पे लिखे हुए होते हैं, तमाम चीजें देखेंगे और आपको पता भी नहीं रहेगा आप किस तरह से डिपार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये तमाम चीजें आपके, तो आप खामोशी से पर्चा लिखिए। अब इम्तिहान हॉल में आपको दाखिल होना है तो किस तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे? जैसे ही आप एग्जाम हॉल में दाखिल हुए सबसे पहले अपना बेंच तलाश करना है। अपने बेंच के बैठ गए तो वक्त रहेगा आपके पास, चारों तरफ आपको देखना है कि किस तरह से जो है बेंच के कहीं ऊपर कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, बेंच के आसपास कोई कचरा या फिर कागज वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। चाहे आपका हो या ना हो उसको सीधा उठाएंगे और डस्टबिन के अंदर डाल देंगे। पूरे बेंच के आसपास की सफाई कर लेंगे और कोई किसी को अपने बेंच के पास में कुछ ना फेंकने देना है
ना गंदगी फैलाने देना है। तो सब कुछ किस तरह क्या करना है आपको, ये जो आसपास कचरा दिख रहा है इसको सबको डस्टबिन के अंदर डाल देना है और अपने आसपास की बेंच के आसपास की सफाई जरूर करना है, चाहे पर्ची हो, कागज हो, कुछ भी। अब ये हो गया है, अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। ये तमाम चीजें मैंने आपको बता दिया, पढ़ाई से लेकर हमारे एग्जाम हॉल तक बैठने के लिए। अब देखेंगे हमारे सामने सबसे पहले पेपर आता है। आधे घंटे पहले एग्जाम हॉल में आपको आ जाना है, सुपरवाइजर आएंगे और सबसे पहले आपको पेपर तकसीम करेंगे। तो पेपर तकसीम करने के बाद में थोड़ा पेपर की भी जांच कर ले, क्योंकि आप लिखने के बाद में अगर पेपर की जांच करेंगे और पेपर में अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, चेंज करेंगे, तो आपका वक्त जाएगा और सुपरवाइजर उसके लिए आपको मना भी कर सकता है। तो कौन कौन इस तरह से हमारा पेपर रहेगा। सबसे पहली चीज आपको जो देखना है पेपर के अंदर, वो देखना है सिलाई, कि अगर सिलाई उधड़ी हुई नहीं है। तो इस तरह से आपको पेपर रहेगा आपका, इसमें आपको सिलाई देना है। अगर आधे से ज्यादा है, बहुत ज्यादा सिलाई उधड़ी हुई है, तो उसको चेंज करवा लेना है। अगर 2 या 3 सिलाई उधड़ी हुई है तो उसको कंटिन्यू कर लेना है, कंसीडर है ज्यादा निकलता नहीं। पर ज्यादा अगर सिलाई उधड़ी हुई है तो उसको चेंज करना है। कई दफा बच्चे क्या करते हैं, 1-2 सिलाई उधड़ी, उसको लेंगे, वो भी चेंज कराएंगे। तो अगर बार बार ज्यादा चेंज हो गई तो हमारे पास पेपर कम पड़ जाएंगे। तो ज्यादा अगर सिलाई उधड़ी हुई रही तो आप उसको चेंज कर ले। ये एक चीज चेक करें इस तरह से, मतलब आधा पेपर तकरीबन उधड़ी हुई है इसकी सिलाई। उसके बाद में अंदर कोई पर्चा ये चिपका हुआ है, फटा हुआ है, तो वो भी देख ले। फटा हुआ पेपर रहा तो वो भी देख ले, उसको भी तुम चेंज करवा ले और नया पेपर ले ले। इस तरह से आपको देखना है। अब ये आपके पेपर चेंज करवा लिए, अच्छा पेपर मिल गया सब कुछ। उसके बाद में आपको फिलअप का काम शुरू करना है। अब ये पेपर आपको क्या करना है, फिलअप करना है। तो फिलअप करने के लिए आपको जो पूरी मालूमात है आपके हॉल टिकट के ऊपर नजर आएंगे। आपको देखो इस कोने में आपका जो है सीट नंबर लिखा हुआ है, वो सीट नंबर को आपको इन बॉक्सेस में डालना है। जैसे यहाँ पर सीट नंबर लिखा हुआ है 150401, ये आपको पहले डी से शुरुआत होती है। तो इस तरह से आपको तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट में आपका जो है सीट नंबर होता है और 7 ही बॉक्स होते हैं। इसको अच्छे से आपको फिलअप करना है। उसके नीचे रोल नंबर या सीट नंबर इन वर्ड्स में होता है। तो ये सीट नंबर इन वर्ड्स वो भी आपके जो है हॉल टिकट में लिखा हुआ होता है। देखिए इस यहाँ पर सेम इसको ही यहाँ पर आपको क्या करना है, लिख लेना है। 3 लाइन दी हुई होती है, 1 2 और 3, इनको यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद में होती है कैंडिडेट सिग्नेचर। अब ये सिग्नेचर आपको क्या करना है, कोई भी नहीं कर लेंगे ऐसा नहीं है। जो आपके हॉल टिकट पे सिग्नेचर है यही आपको यहाँ पर करना है। देखो ये जिस तरह से इस बच्चे की सिग्नेचर है, यही सिग्नेचर आपको यहाँ पर इस तरह से कर लेना है। समझ में आया। नीचे की सिग्नेचर आप छोड़ दे, ये सुपरवाइजर जब आएगा वो सिग्नेचर कर लेगा। ये यहाँ पर सुपरवाइजर सिग्नेचर रहेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा सेंटर नंबर जो सबका एक जैसा होता है और चेंज नहीं होगा, 3006, इसको याद कर ले, या फिर हमारे हॉल टिकट के ऊपर भी लिखा हुआ होता है। उसके बाद में यहाँ पर तब्दीली, ये तो सबका सेम रहेगा हमेशा, ये चेंज नहीं होगा पूरे 10 पेपर में, ये चेंज होगा। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जैसे अगर उर्दू है उर्दू, इंग्लिश है तो इंग्लिश, हिंदी, मराठी वगैरह लिखना है। पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये सब्जेक्ट का नाम आपने लिख लिया, विषय। अब कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर पेपर, अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो 2 पार्ट में होते हैं, जैसे मैथ और साइंस, साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड। तो आपको यहाँ पर फर्स्ट सब्जेक्ट का अगर पेपर है तो फर्स्ट लिखना है, सेकंड सब्जेक्ट का पेपर है तो सेकंड लिखना है। जो भी तारीख है, अब ये तारीख भी आपको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, ना ही सुपरवाइजर से पूछनी पड़ेगी। तमाम चीजें हॉल टिकट के ऊपर दिए हुए हैं कि तारीख आपकी कौन कौन सी है, कौन कौन से पेपर के लिए। तो ये तारीख आपको लिख लेनी है यहाँ पे। और लैंग्वेज ऑफ आंसर तमाम ही बच्चों, सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों में उर्दू लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इस तरह से कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए आपको लैंग्वेज ऑफ आंसर लिखना है। तो जैसे मैथ फर्स्ट, मैथ सेकंड, साइंस फर्स्ट, साइंस सेकंड, इनके लिए इंग्लिश मीडियम के लिए लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश रहेंगी। बाकी तमाम सब्जेक्ट के लिए आपको यहाँ पर लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या लिखना है, उर्दू लिखना है। समझ में आया। अब नीचे ये जो दिख रहा है सप्लीमेंट अटैचमेंट, अब यहाँ पर आपको सप्लीमेंट की तादाद लिखना है। तो आपको पहले तो बुकलेट मिल गई, तो यहाँ पर 1 डाल देंगे बुकलेट का। अगर आपको 20 पेज का पेपर होता है,
3 नंबर पेज से शुरू होता है तो 20 नंबर तक ये पेज चलता है। तो 20 पेज का पेपर होता है। अगर 20 पेज से ज्यादा एक्स्ट्रा पेपर आपको लग रहे हैं तो आप सप्लीमेंट ले सकते हैं, आपको सप्लीमेंट मिलेगा। तो आप 1 सप्लीमेंट लो, 2 सप्लीमेंट लो, जितनी भी सप्लीमेंट लो, यहाँ पर उसकी तादाद आपको लिख लेनी है। अगर 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 1 + 0 और जो मेन शीट है तो उसके लिए 1 आएगा। 1 से ज्यादा सप्लीमेंट लिए तो यहाँ पर उसकी तादाद लिखनी है। जैसे अगर आपने 1 सप्लीमेंट लिखे तो यहाँ पर 1 आएगा और ये दोनों मिलाकर 2। अगर 2 लिए सप्लीमेंट तो यहाँ पर आएंगे इनकी 3। इस तरह से सप्लीमेंट की क्वांटिटी आपको सही ढंग से लिखना है। हाँ, अगर पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड नहीं है आपका, जैसे उर्दू हो गया, हिंदी, मराठी, तो उनकी जगह आपको क्या करना है, डैश कर देना है। समझ में आया? सिर्फ आपको क्या करना है, डैश करना है। इस तरह से आपको ये पूरे मालूमात फिलअप करना है। कहाँ से देख के? अपने हॉल टिकट के ऊपर से देख के। ये इस सेक्शन में आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं करना है। और आपको ध्यान देना है, बीच में से जो है कमजोर होता है पेपर, इस तरह से यहाँ पर फटने जैसा होता है पेपर, तो उसको फाड़ने के लिए होता है, वो एग्जामिनर ये वगैरह देखते हैं। तो इसको भी आप हाथ नहीं लगा। कई बच्चे क्या करते हैं, बीच में से पेपर फाड़ डालते, यहाँ से पेपर फाड़ डालते हैं, फिर बाद में बोलते हैं चेंज करो, तो पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पर भी ध्यान देना है, इस सेक्शन में आपको ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये जैसी मालूमात फिल हो गई, सुपरवाइजर आएगा और सबसे पहले आपको जो है आपका बारकोड नंबर लगाएगा, बारकोड स्टिकर लगाएगा। तो उस पर आप चेक कर लेंगे कि ये बारकोड मेरा ही है या किसी और का लग गया। कई दफा क्या होता है, किसी बच्चे को किसी और का बारकोड लग जाता है। तो इस तरह से अपना सीट नंबर जरूर चेक करें। एग्जामिनर का ध्यान तो होता, सुपरवाइजर का ध्यान तो होता ही है, पर उसके अलावा आप भी जरा ध्यान दें, सीट नंबर देख लीजिए और उसके बाद में आप स्टिकर नंबर देख लीजिए कि अपना ही स्टिकर लगा हुआ है क्या, तो पूरा और अच्छे से चिपका हुआ है क्या, ये भी आप चेक कर लीजिए। और ये तमाम चीजें, जैसी स्टिकर लग गया, ये तमाम चीजें लग गई, उसके बाद में आपके पास में पर्ची आएंगे 2। उसके ऊपर आपको पहले कॉलम में अपना सीट नंबर, दूसरे कॉलम में अपना स्टिकर नंबर और तीसरे कॉलम में सप्लीमेंट अगर आपने लिए है तो 1 लिखो, 2 लिखो, जितनी भी लिए नहीं लिखे हुए हैं तो 0 कर दो या डैश कर दो और आगे आपकी दस्तखत करना है। ऐसे 2 पेपर आएंगे। हालांकि ज्यादातर जो है सुपरवाइजर ये काम कर लेते हैं, पर अगर कोई बाहर का सुपरवाइजर आ गया या नहीं किया तो आपको ये काम कर लेना है। फिर उसके बाद में जैसे ही पेपर खत्म होता है या पेपर के आखिरी में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे पहले सुपरवाइजर आएगा और यहाँ पर होलोग्राफ लगाएगा। एक बार होलोग्राफ लग गया, ब्लैक कलर का अच्छे से चिपका हुआ है। और ध्यान देना, कई दफा क्या होता है, होलोग्राफ जो है थोड़ा तिरछा लग जाता है, जिसकी वजह से आपका सीट नंबर विजिबल होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पर भी आप ध्यान दें और सुपरवाइजर को बोल दे कि सीट नंबर दिख रहा है, होलोग्राफ चेंज कर दे या फिर ठीक ढंग से लगा दे। तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। एक बार होलोग्राफ लग गया तो पेपर पता नहीं चलता किसका है, समझ में आया? राइटिंग से ही उसको पहचानना पड़ता है। फिर इस तरह से ये हो गया। फिर उसके बाद में सप्लीमेंट। अब सप्लीमेंट अलग अलग टाइप के होते हैं, नक्शा भी होता है, उसके बाद में ग्राफ होता है और तहरीरी सप्लीमेंट होता है। ज्योग्राफिया में नक्शा लगता है और मैथमेटिक्स के अंदर आपको ग्राफ पेपर लगता है। उसके बाद में तहरीरी सप्लीमेंट अगर आप लेते तो इनको किस तरह से बांधना है, ये हम किस तरह से बांधना है, तो आप जैसे रेगुलर बांधते हैं वैसे ही बांधना है। कुछ बच्चे जो है सप्लीमेंट ठीक तरह से बांधते नहीं है। तो एक वीडियो है, बताओ सर वीडियो, ठीक है, इंटरनेट में। तो इस तरह आपको क्या करना है, होल करना है, छेद करना है प्रकार से। इसके पीछे सबसे आखिरी में कई बच्चे मैंने अभी देखा है सुपरविजन कर रहे थे हम प्रीलिम की, तो आगे सप्लीमेंट बांध दिए, आगे बांध दिए, नक्शा आगे लगा दिए। कई बच्चों ने आगे सप्लीमेंट, कई बच्चों ने तो सप्लीमेंट ऐसा बांधे, इतनी कोर पर बांधे कि वो टूट के गिर गया, पता ही, और उस पर रोल नंबर भी लिखा हुआ नहीं, तो उसे पता ही नहीं चला था किसका सप्लीमेंट है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सप्लीमेंट पूरा फिलअप कर देना अच्छे से, उस पर होलोग्राफ वगैरह लग गया तो ये कोने पर अच्छे से सिलाई के पास, कहाँ पर, सिलाई के पास आपको छेद करना है, सप्लीमेंट लगाना है और सप्लीमेंट को जो है यहाँ पर इस जगह पर आपको गांठ मारना है मजबूती से, ताकि वो सप्लीमेंट अलग से गिरे नहीं।
तो ये तमाम सब, ये मेन आंसर शीट, ये हमारा नक्शा है और ये हमारा जो है ग्राफ है, और इस तरह से आपको एक सप्लीमेंट दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़े तो इसको जो है बांध लेना है। अब ये जवाबी पर्चा है, जवाबी पर्चा है। अब अब देखेंगे जवाबी पर्चा ये शुरू होता है 3 नंबर के पेज से। एक बार ये इंस्ट्रक्शन भी आप जो है पढ़ लेना, फ्री रहेंगे तो क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी हुई है। अब हमारे 3 नंबर के पेज से हमारा जवाबी पर्चा शुरू होता है और 20 नंबर तक जाता है। समझ में आया? 20 नंबर तक जाता है। तो आपको क्या करना है, सप्लीमेंट तो आप जितने लेंगे आपको दिया जाएगा, पर जरूर नहीं कि आप बड़ा बड़ा लिख रहे हैं और ज्यादा सप्लीमेंट लगा रहे हैं, या फिर कई बच्चों को मिसकंसेप्शन है कि सप्लीमेंट के मार्क मिलते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हर सवाल नए पेज से, जिम्नी सवाल नहीं, जो मेन सवाल होता है वो आपको नए पेज से शुरू करना होते हैं। हर सवाल का नंबर दुरुस्त लिखे, आपको सवाल नंबर दुरुस्त लिखना है। उसके बाद में नीला बॉल पेन जो हमने देखे वही इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर कहाँ पे लिखना है, इस जगह पर आपको सवाल नंबर लिखना है। जैसे 1 है तो इस तरह से आपको 1 सवाल नंबर लिख लेना है। अगर आप चाहते हैं तो साइड में एक हाशिया भी आप खींच सकते हैं, और जितनी सवाल यहाँ पर इस तरह से 1, इस तरह से 2, ये जैसा आपको डालना है इस तरह से लिख सकते हैं। और सवाल लिखने की गलती ना करें, जो एग्जाम में सवाल होते हैं, लंबे लंबे सवाल होते हैं, बच्चे वो भी लिख डालते हैं और उसके नीचे जवाब करके लिखते हैं, तो आपको सवाल नहीं लिखना है। अब ये जो इस साइड से इंग्लिश, मराठी, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चे लिखेंगे, बाकी तमाम जितनी भी सब्जेक्ट है, जितनी बच जाते हैं हमारे सब्जेक्ट, उर्दू मीडियम के बच्चे हैं तो आपको यहाँ से एक हाशिया खींचना है और यहाँ से शुरू करना है। आपको समझ में आया? सवाल नंबर तो यही लिखना है आपको, पर जो जितनी सवाल है यहाँ से लिखेंगे और इस तरफ से सीधे राइट हैंड तरफ से आपको शुरू करना है। समझ में आया? इस तरह से आपको लिखना है। मैं बताऊंगा आपको जो है सैंपल पेपर। उसके बाद में आपको खाली जगह लिखना है, तो खाली जगह में जैसे अलीफ, बे, जीम और दाल होता है, तो आपको अलीफ, बे, जीम इस तरह से लिखना है, अलीफ, और उस ऑप्शन के अंदर क्या जवाब है वो भी आपको लिखना है। समझ में आया? कुछ बच्चे क्या करते हैं, अलीफ, बे, जीम इस तरह से लिख देते हैं, हो गया, कंजूसी करते हैं यहाँ पे। तो नहीं, आपको जो है पूरा का पूरा लिखना है, जो उसका जवाब है वो, सवाल लिखना नहीं है। फिर उसके बाद में अगला पेज इस तरह से रहेगा। ये है हमारा 20 नंबर का पेज, जो सबसे आखिरी पेज है। अगला पेज अगले पेज से क्या करना है, हर सवाल नए पेज से लिखना है, दोनों तरफ से प्रॉपर हाशिए वगैरह बनाना है। मेरे पास सैंपल पेपर है, दिखा दूंगा तुमको। अब दूसरा पर्चा आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम सवालिया पर्चा। अब सवालिया पर्चे में कई सारे बच्चे जो है क्या क्या करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, चलो देखेंगे। 15 मिनट पहले सवालिया पर्चा आपको दे दिया जाएगा। कितने एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आपको सवालिया पर्चा दे दिया जाएगा। किस लिए दिया जाता है कि ऊपर जो लिखे हुए हिदायत है, ये इसको प्रॉपर आप पढ़ ले, क्या क्या हिदायत है। जैसे तमाम सवालात लाजमी है भाई, ये तमाम जो है आपको हिदायत आपको पढ़ना है, किस तरह से लिखना है, तमाम चीजें ये पढ़ ले। उसके अलावा जो हमारा पेपर होता है, उसको पूरा क्वेश्चन पेपर होता है, उसको एक बार पूरी तरह से जांच ले, पढ़ ले। कई दफा बीच में छपाई भी नहीं होती, तो अगर छपाई नहीं हुई तो वो भी देख ले। जैसे अभी हमारे प्रीलिम के अंदर बीच में से पेपर छपा हुआ नहीं था, वो भी देख ले। ये तमाम चीजें देख ले। सवालिया पर्चे पर अपना सीट नंबर डाल दे। देखो इस तरह से यहाँ पर सीट नंबर के कॉलम्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपना सीट नंबर डाल देंगे। जो कहाँ पर डाले आपने, आंसर शीट के ऊपर डाले, वही सीट नंबर यहाँ पर आप डालेंगे। कैसे? पेन से। तमाम बच्चे सबसे पहले ये काम करें, सीट नंबर डाल दे। सवालिया पर्चे पर किसी भी किस्म का ओवर राइटिंग ना करे या वाइटनर वगैरह का इस्तेमाल ना करे। वाइटनर का तो इस्तेमाल हम मेन पेपर शीट में करेंगे, तो वाइटनर का इस्तेमाल आपको करना नहीं है, बताना भूल गया। यहाँ पर आप जो भी लिख रहे हैं उसके लिए व्हाइटनर का इस्तेमाल ना करें। अगर कुछ लिखे हुए हैं आपने पेपर के ऊपर और आपको लगता है गलत है, तो सिर्फ एक लाइन आपको बीच में खींच देना है, बस। इस तरह से आपको नहीं करना है। समझ में आया? सिर्फ एक लाइन आपको बीच में से खींच देना है, तो आप समझ में आ जाए कि ये चीज गलत है या आप कट करना चाहते हैं। उसके बाद में ओवर राइटिंग ना करें। अब ओवर राइटिंग का मतलब क्या है, मैं बताता हूँ। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, अब हमने एक बच्चे ने पेपर लिखा, उससे लिखा नहीं जा रहा, तो दूसरा बच्चा उसका पेपर लिख दे रहा है। राइटिंग मिसमैच। पिछले साल एक केस हुआ हमारे यहाँ,
राइटिंग मिसमैच की वजह से वो बच्चे का पूरा साल भर भी गया और एक पेपर भी चला गया, डिपार हो गया बच्चा। तो राइटिंग मिसमैच हो जाती है, तो ऐसा ना करे, अपना पेपर खुद से ही लिखे, एक जैसे 2 पेन लाए। कि अगर पेन तब्दील होती है तो वो भी जो है प्रॉब्लम में आते हैं, तो पेन भी तब्दील ना करे, एक जैसे 2 पेन लाए। अगर एक पेन खत्म होती है, चलती नहीं, गुम हो जाती है, तो दूसरी पेन का आप इस्तेमाल कर ले। और पेन कौन सी लाएंगे? ऐसी पेन लाए जो पॉपुलर है, जो सब आम लोग उसको यूज करते हैं, सब यूज करते हैं, ऐसी पेन का इस्तेमाल आप करें। और यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर के ऊपर ओवर राइटिंग करते हैं। जैसे इसको दे देंगे, निशान लगा देंगे खाली जगह, इसका ये, इसका ये, इसका ये, पेंसिल से लगाओ, पेन से लगाओ। ये भी कॉपी केस होती है, ध्यान रखिए, ये भी क्या होती है? कॉपी केस होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सवाल लिख लेते हैं और उसका जवाब एक जुमले का तो वहीं पर लिख कर दे देते है ना, और दूसरे को पार्सल करा देते हैं, दूसरे से ले लेते हैं और उसको लिख कर दे देते हैं। इस तरह से करते हैं, खाली जगह जोड़ियां इस तरह से लगा देते हैं पहचान के लिए। तो अगर बोर्ड की गाड़ी आ गई, स्काउट का विजिट हो गया, तो ऐसी सूरत में आपका कॉपी केस बन सकता है। एक बच्चे का पेपर है अगर, और दूसरे बच्चे के पास में मिल गया, सीट नंबर तो लिखा हुआ रहेगा, तो भी कॉपी केस बनती है। और वो तो स्काउट आएगा, वो अलग बात, कैमरा हम पर नजर रख रहा है, ये हमको ध्यान देना है। पर कैमरे से डरना नहीं है, अगर हमने मेहनत करे, पढ़ाई करे, तो हमको जाहिर सी बात है डर नहीं लगेगा। तो इस पे ओवर राइटिंग नहीं करना है। अगर आपको रफ वर्क ही करना है, रफ वर्क ही करना है, तो अपने 20 नंबर वाले पेज के ऊपर पीछे से, 20 नंबर वाले पेज, जैसे मैथमेटिक्स है या फिर साइंस वगैरह के अंदर अगर रफ वर्क करना है, तो आप पीछे से, बैक साइड से आप पेंसिल से रफ वर्क कर सकते हैं। उसको मिटाकर आप जो है पेन से लिखेंगे। पेंसिल से पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, सब के सब पेन से ही लिखेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी नहीं लिखना है। अब मुख्तलिफ अलग अलग जो है बेल्स होंगी, आपको ध्यान रखना है, टोल होंगे। तो जो पहली बेल होंगी, उससे आप जो है स्कूल में आएंगे, पहली बेल में, और आपके पास सुपरवाइजर आएगा और जवाबी पर्चा देगा। दूसरी बेल होंगी तो उसमें सुपरवाइजर आपको क्या करेंगे, जैसे घड़ी वगैरह है नहीं, कोई भूल गया, अगर घड़ी लाना ही है तो हमारी सादी जो है वॉच आप ला सकते हैं, एनालॉग वॉच ला सकते हैं। तो दूसरी बेल होंगी, उसमें आपको जो है सवालिया पर्चा रहेगा। एक बेल होंगी, उससे आपका जो है टाइम शुरू हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए 1 बेल बजेगी, 2 घंटे के लिए 2 बेल बजेंगी, जैसी 2 घंटे हो गए। उसके बाद में इसकी 2 घंटे की बेल को ही हम बोलते हैं, अगर 3 घंटे के ऊपर है तो 2 बेल बजेंगी, और अगर 2 घंटे के ऊपर है तो डायरेक्ट वार्निंग बेल बजेगी, 2 टोल वार्निंग बेल बजेगी। वार्निंग बेल बज गई मतलब आप यहाँ से 10 मिनट है आपके पास, सुपरवाइजर आ सकता है और पेपर जमा करेगा, फाइनल बेल बजने वाली है। आखिरी 10 मिनट जैसी बेल बजी, वार्निंग बेल, आपको पूरा पेपर जांच कर लेना है। कहीं पे ओवर राइटिंग तो नहीं की है, कहीं पर पेंसिल से लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं पर खाली जगह वगैरह तो नहीं भूल गए, बॉक्स भरना तो नहीं भूल गए, कुछ फील करना तो नहीं भूल गए, शक्ल को नामजदगी करना भूल गए। तो कुछ भी अगर आप भूल गए तो जल्दी से जल्दी 10 मिनट में उसको जांच ले, समझ में आया। और उसके बाद में जैसी फाइनल बेल बजती है, पेपर अच्छे से जो है जमा करवा दे। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेंगी हमारी यहाँ पर, जो आपसे ही शुरुआत हुई है, वो AI पावर्ड सीसीटीवी कैमरा। अब ये कैमरा AI का रहेगा। अब AI कितना खतरनाक है आपको पता है। एक इंसान को अगर उसने देख लिया तो उसके पास वो ऐसी चीज कैप्चर करता है कि उसकी पूरा पेपर उसके, क्योंकि वो AI पावर क्या देखेगा, आपको देखेगा और आपका सीट नंबर देखेगा। सीट नंबर आ गया, पूरी डिटेल आ जाएगी, कौन सुपरवाइजर था ब्लॉक के ऊपर, कौन से बेंच पर बैठे हुए थे, कौन सा पेपर था, तमाम चीजें देख लेना, सीट नंबर दिख गया तो। और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप रिजल्ट के पहले आपको जो है नासिक के चक्कर काटने पड़ेंगे, समझ में। फिर आप बोलेंगे मैंने तो कुछ किया ही नहीं, किसी स्काउट ने मुझे पकड़ा नहीं, और ना ही मेरी कॉपी पकड़ी गई ना। तो फिर वो आपको वो वीडियो दिखाएंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा आपने गलती किया की। तो इस तरह से AI पावर्ड कैमरे, CCTV कैमरे लगे हुए रहेंगे। तो नकल वगैरह इससे बिल्कुल बचे। 20 दिन है, मेहनत करे, पढ़ाई करे, मश्क करे, लिखने की प्रैक्टिस करे, और नकल वगैरह से बचे, वरना पेपर मनसूख हो सकता है। बोर्ड का इम्तिहान है, आखिरी इम्तिहान नहीं है।
तो इस तरह से ध्यान रखें और आगे बढ़े। कुछ मैं पेपर्स आपको टॉपर्स के दिखा रहा हूँ, किस तरह से हिंदी का, इंग्लिश का और साइंस का देखेंगे किस तरह से पेपर होते हैं। देखो इस तरह से आपको ये पिछले साल के 10th के टॉपर के पेपर है जो मैंने किसी तरह से ढूंढ के निकाला हूँ। किस तरह से बिल्कुल खुला खुला साफ ढंग से जो है पेपर लिखा हुआ है, जिसमें एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होगी और जो है आपको लिखने में भी आसानी होगी। सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखे हुए हैं, नंबर डाल के आंसर, ये इस तरह से देखो, 1 नंबर उसके जिम्नी जवाब, 2 नंबर उसके जिम्नी जवाब, और नीचे एक अंडरलाइन खींची हुई है पेंसिल से, ताकि सवाल का सेक्शन ही अलग हो जाए। उसके बाद में जो है देखिए 2 मार्क्स के लिए कितना लिखा हुआ है। आपको 4-3 एक लाइन लिख दे रहे और बोल रहे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं, साफ ढंग से, सही ढंग से, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपके जरा जरा बातों पे मार्क काट सकते हैं, उनको हक होता है मार्क काटने को, मार्क काट सकते हैं। तो आपको इतना लिखना है कि आपकी जो है मार्क की कटिंग कम हो सके। तो इस तरह से साफ ढंग से, क्योंकि इतनी बेहतर राइटिंग नहीं है ये, इतनी बेहतर राइटिंग नहीं है, पर साफ ढंग से ऐसा लिखा हुआ है कि वो राइटिंग भी अच्छी लग रही है और चेक करने में भी आसानी हो रही है। इस तरह से देखो पेन से ही जो है ये बनाए हुए जंजाल, पेन से बॉक्स वगैरह जो है टी डायग्राम वगैरह बनाए हुए, कितने साफ सुथरे ढंग से बनाए हुए, देख सकते हैं इनको। ये दूसरा दिख रहा है यहाँ पर हिंदी वगैरह के लिए, तो वो भी नए पेज से, नए पेज से दूसरा क्वेश्चन, सब नए पेज से। इस तरह से देखो किस तरह से बनाए हुए। ये मैं इसकी पीडीएफ आपको भेज दूंगा, आप घर पर देख सकते हैं इसको। सब पेन का इस्तेमाल है, ब्लू। ये देखो, और कुछ क्वेश्चन के नीचे देखा आंसर के अंदर अंडरलाइन दिख रहा है आपको, ये सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर को हाईलाइट करने के लिए कि ये इसका जवाब है, पूरी लाइन ही जवाब है, पर इसके मेन जो पॉइंट है ये है, तो इसको हाईलाइट करने के लिए नीचे अंडरलाइन खींची हुई है, देखो इस तरह से, जिससे एग्जामिनर को देखते ही पता चल जाएगा बच्चे का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। देखो इस तरह से पूरा सही ढंग से लिखा हुआ है पेपर। देखो क्वेश्चन, बच्चे ने कॉमा लगाया, नक्की नाक, क्वेश्चन मार्क ये दिया, देखो इस तरह से तमाम जगह पे उसने नीचे अंडरलाइन बनाया हुआ है इस ढंग से। देखो ये पत्र लिखा हुआ है बिल्कुल सही ढंग से, देखो इस तरह से। ये देखेंगे, ये कुछ बच्चे यहाँ पर इनको इतना समझाने के बाद में हिंदी के पेपर में फिर भी गलती करते हैं, किस तरह से हमको बनाना है पॉम्पलेट वगैरह, तो देख सकते हैं विज्ञापन, इस तरह से आपको ना पूरा पेन से बनाया, खूबसूरत दिख रहा है, इससे अच्छा आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे। ये हो गया हमारा इसका। अब ये देखेंगे साइंस का पेपर। ये देखो नीचे अंडरलाइन दिख रही है आपको, तो इस तरह से एक छोटी सी अंडरलाइन बना देना आपने। ये पॉइंट वाइज आंसर कैसे लिखे हुए हैं, पॉइंट वाइज, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे। देखो शक्ल पेन से ही बनाना है, शक्ल भी पेन से बनाना है, और शक्ल कितनी खूबसूरत बनी हुई है, पेन से बनी हुई है, ब्लैक पेन से बनी हुई है, बरोबर ठीक ढंग से उसकी नामजदगी की गई है इस तरह से। देखो नोट लिख रहे हैं, देखो जिस तरह से पॉइंट वाइज, हर पॉइंट पे आपको मार्क्स दिए हुए हैं, देखो इस तरह से जितने पॉइंट दिए उसके हिसाब से उसको मार्क दिए हुए हैं। इक्वेशन जो भी है मैथ की, देखो इस तरह से लिखे हुए हैं साफ ढंग से, बरोबर लाइन छोड़कर। अब देखेंगे एक सवाल के खत्म होने के बाद में प्रॉपर 2 लाइन छोड़े हुए हैं, जिससे सवाल जो है अलग नजर आ रहा है। देखो प्रॉपर 2 लाइन छोड़े हुए, जिससे आपको लाइन छोड़ना है। उसके बाद में अगर अलग अलग जिम्नी सवाल है, उसके लिए आपको 1 लाइन छोड़ना है। पॉइंट है तो पॉइंट में आपको 1 लाइन छोड़ना है। देखो इस तरह से अलग अलग पॉइंट के लिए 1-1 लाइन छोड़े हुए हैं। तो किसी बच्चे को कुछ सवाल पूछना एग्जाम से रिगार्डिंग तो पूछ सकता है। कोई है जिसको कुछ समझ में नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम